नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर की। हरियाणा के फरीदाबाद से क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए हरिद्वार पहुंची, जहां बदमाशों के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें हरियाणा पुलिस के एक सिपाही संदीप की गोली लगने से मौत हो गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने जैसे ही बदमाशों को घेर कर पकड़ने की कोशिश की, बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक हरियाणा की टीम ने कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान की तस्वीरें हैं, जहां पर एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई है और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में सेक्टर 30 में कोई डकैती पड़ी थी, तो उन लोगों ने ही इसमें ट्रैक किया था और उन लोगों को सूचना मिली थी, तो ये लोग यहाँ पे दीनदयाल पार्किंग में आए थे और इनकी यहाँ पे बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक इनके सिपाही को गोली लगी थी और इसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे इसको मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी अब इसमें जांच की जा रही है और क्या है वस्तुस्थिति उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें क्योंकि इनके द्वारा कोई भी हमारे को हरिद्वार पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी गई थी और इनके द्वारा अपने आप ही उसको ट्रैक करके उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें ये घटना हुई है और अब उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, क्या जानकारी पूरी खबर के बारे में? देखिए, हरियाणा पुलिस की ओर से देर रात ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच में की टीम में शामिल एक सिपाही की जो है गोली लगने से इसमें मौत हो गई थी। और उसके बाद जो एक आरोपी जो फरार था, तो उसको देर रात हरिद्वार पुलिस के साथ मिलकर जो है जो टीम आई हुई थी उनकी ओर से जो है कॉम्बिंग की गई है और सुबह करीब 5 बजे उस आखिरी आरोपी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो चारों आरोपी हैं, जो चारों बदमाश है, वो पुलिस की गिरफ्त में है और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा भी कर सकती है, क्योंकि न सिर्फ ये हरियाणा से आई हुई टीम के लिए बल्कि हरिद्वार पुलिस के लिए भी एक बड़ी राहत की बात है। जिस तरह से ये एक हरियाणा पुलिस की ओर से एक लापरवाही बड़ी कार्रवाई ये की गई है, क्योंकि अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहां पर उनके क्षेत्र में यदि इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं, कोई ऑपरेशन चलाते हैं, तो स्थानीय पुलिस को आपको उसकी जानकारी देनी होती है। लेकिन ऐसा हरियाणा पुलिस की ओर से नहीं किया गया, तो ये उसी का शायद ये नतीजा हुआ है कि एक सिपाही की जो है जान चली गई और सिपाही की जो यहाँ पर जान गई है, उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और पोस्टमार्टम के बाद उनका शव जो है उनके घर ले जाया जाएगा। शुक्रिया पुलकित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पौड़ी के दौरे पर रहेंगे। पीठ सैण में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का वो लोकार्पण करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी पीठ सैण मौजूद रहेंगे। बेहद अहम दौरा है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। देवभूमि के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वीर चंद्र गढ़वाली की मूर्ति का आज लोकार्पण होना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों। सीएम और रक्षा मंत्री पीठ सैण जाएंगे आज। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उन दोनों के साथ मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि वीर चंद्र गढ़वाली की मूर्ति का आज यहाँ पर लोकार्पण होना है। लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी और आज वो दिन आ गया है जब रक्षा मंत्री के हाथों मूर्ति का लोकार्पण होगा और सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। यहाँ मौजूद लोगों को रक्षा मंत्री, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष संबोधित भी कर सकते हैं। पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के मौके पर आज कोटद्वार में मैराथन का आयोजन किया गया। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। पहाड़ों पर नशा मुक्ति के संदेश के साथ शुरू हुई मैराथन में प्रदेश भर से आए हजारों युवा प्रतिभाग करने पहुंचे। 12 किलोमीटर के हाफ मैराथन में कोटद्वार से भी बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोटद्वार में मैराथन के जरिए समाज में एक बेहतर काम किया जाए। हम लोगों युवाओं को एक शिक्षा देने के रूप में कि नशा वृत्ति बहुत खराब चीज है, नशा मुक्त उत्तराखंड होना चाहिए। आप देश की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे भी चंद्र सिंह गढ़वाली जी की देश के प्रति जो अपनी एक शहादत थी, उनके पुण्यतिथि पर हम कहीं ना कहीं अपने प्रदेश के युवाओं को संदेश देने का काम कर रहे हैं और अपने महापुरुषों के नाम पे जिन्होंने समाज को बदलने का काम किया। हर घड़ी में जो भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने देश के निमित्त अच्छा काम किया है।
किसी ने प्रकृति के लिए किया है, किसी ने देश को जोड़ने के लिए किया है, किसी ने शिक्षा को आगे, शिक्षा की गुणवत्ता पे काम किया है। तो ऐसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे यहाँ के समाज सेवियों ने आज बच्चों की मैराथन, हाफ मैराथन दौड़ को आज आयोजित किया। आयोजन किया गया था। खास बात यह है कि युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवाओं ने यहाँ पर हाफ मैराथन में हिस्सा लिया और एक बड़ा संदेश यहाँ पर आज के दिन दिया। एक बड़ी खबर देहरादून से है। जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। विशेष जांच की बात उत्तराखंड के हित में है। उत्तराखंड को अपराध से मुक्त करने के लिए जांच अभियान चलाई जाएगी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए भी जांच होनी है। उत्तराखंडियत को बचाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। भू कानून को लेकर यह कमेटी बनाई गई है। जनसंख्या कानून पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। चुनाव के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के लिए काम करते रहेंगे। ये बड़ा बयान सीएम की तरफ से। देखिए, जो हमने यहाँ पर एक विशेष जो हमने कहा है जांच की बात, वो जांच हमारी जो है उत्तराखंड के हित में है और उत्तराखंड को अपराध से मुक्त करने को, एक जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने के लिए है, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए है। तो वो कानून हमारा, वो जांच हमारी ठीक दिशा में चलेगी। भू कानून के लिए हमने कमेटी बना दी है। जनसंख्या के लिए हम जो है उस पर भी विस्तार से बात कर रहे हैं। जो कानून भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस कानून को लाएंगे। कुछ लोगों का एजेंडा यहाँ पर केवल चुनाव के लिए काम करना है, चुनाव के लिए बात करना है, चुनाव के लिए अपनी घोषणा करना है। हमारा काम जो है केवल चुनाव नहीं है। हमारा काम सबसे पहले उत्तराखंड को आगे ले जाना है, उत्तराखंड का विकास करना है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश के अंदर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए जो उनके विशेष काम हैं जो पहले कभी नहीं हुए वो हो रहे हैं, उन सबको आगे ले जाना है। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? बिल्कुल अमित, आपसे कुछ दिन पहले एक बात आई थी कि खासतौर पर उत्तराखंड के कुछ खास इलाकों में कुछ विशेष समुदाय के लोग बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ डेमोग्राफी उत्तराखंड की बिगड़ रही है। और मुख्यमंत्री ने उस पर एक जांच की बात भी कही है। जांच चल भी रही। डीएम-एसएसपीज को कहा गया है कि अपने यहाँ पर देखें कि ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों से आए हैं और उनकी गतिविधियां अवैध तौर पर हैं, वो जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टारगेट पर लिया जाए। जो जिसके पास पुष्ट मिले उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि ये जो जांच हो रही है ये उत्तराखंड को अपराध से बचाने के लिए हो रही है। उत्तराखंड का जो एक कल्चरल थॉट है या फिर उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनके उसको बचाने के लिए। इसके अलावा ये जो सबसे अहम बात उत्तराखंडियत को बचाने के लिए, जो उत्तराखंड की पहचान है वो पहचान बरकरार रहनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि भू कानून की बात हो, जनसंख्या कानून की बात हो, हर मुद्दे पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और ये पूरा काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये पूरा काम कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हितों को देखते हुए हो रहा है। और इस बीच नैनीताल से भी खबरें आई थी, पिथौरागढ़ से, रुद्रप्रयाग, पौड़ी से, जहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त एक बड़ी समस्या बन गई है। दूसरे राज्य से आने वाले लोग वहां पर अवैध कब्जे कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री ने ये संकेत साफ दिए हैं कि उनका मूड इस बात पर बिल्कुल साफ है कि वो भू कानून, जनसंख्या कानून और खासतौर पर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। अमित, दीपांकर, दो तीन बातें बताइए कि जांच कमेटी में कौन कौन होगा, जांच का आधार क्या होगा और क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है क्या? अमित, जहां तक समय सीमा की बात है तो समय सीमा फिलहाल निर्धारित नहीं है। जहां तक बात है जांच कौन करेगा, तो सभी जिलों में डीएम और एसएसपीज को कहा गया है कि वो ऐसे लोगों को नजर में रखे जिनकी गतिविधियां अवैध हैं, जिनके पास यहां का मूल आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, उनकी यहां पर लिस्ट तैयार की जाए। वो डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, फिर वो इस रिपोर्ट को देखें। वहां पर कई जगह ऐसी शिकायतें भी आई थी अमित पिछले कुछ सालों में कि कुछ लोगों को डरा के, धमका के उनसे जमीनें उनकी कब्जे किए जा रहे हैं, संपत्ति पे कब्जा किया जा रहा है। तो पहाड़ के लोगों को इस तरह डरा धमका के उनको छोड़ने पर मजबूर ना होना पड़े अपना घर, पलायन की स्थितियां कहीं दूसरे जगहों पर किसी विवाद की स्थिति ना पैदा कर दें। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि सभी डीएम एसएसपी इस पे एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उन लोगों के नाम वो तय करें कि कौन लोग बाहर से आए, कौन यहां के रहने वाले हैं, और फिर जिनकी गतिविधियां अवैध होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कह दी कि इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है। मैं भू कानून की बात कर रहा हूं, जनसंख्या कानून की बात कर रहा हूं, या फिर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को बंद करने की अगर बात कर रहा हूं तो ये मैं उत्तराखंड के हित के लिए कर रहा हूं। और दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है कल अमित इसको लेके कि उत्तराखंड की जो अस्तित्व है वो बरकरार रहना चाहिए।
दीपंकर, ये पहली बार इस तरीके के मामले सामने नहीं आए हैं। हमने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई बार इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। तो फिर विपक्ष का विरोध किस बात को लेकर है? विपक्ष को क्यों लगता है कि सब कुछ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? अमित, सबसे खास बात यही है कि पुष्कर धामी पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने खुलकर इस बात को कहा है कि जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं या फिर दूसरे राज्यों से आने वाले वो लोग जो अवैध तरीके से यहाँ गतिविधियां चला रहे हैं, उन पर वो सरकार की नजर पर है। ये पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने खुलकर बोला है। जहां तक बात आती है कांग्रेस की, कांग्रेस ने भी यहाँ शासन किया, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी ने यह मुद्दा चुनाव के वक्त पर उछाला है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने हमारे सवाल में वो बात भी साफ कर दी कि मैं चुनाव के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं। अब बात आती है जो बीजेपी कहती है कि जितनी भी अवैध बस्तियां हैं या फिर जो बात आपने कही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की बड़ी सीमा लगती है, वहां से कई लोग आकर यहां पर बस चुके हैं, उनके पास कई के पास आधार कार्ड नहीं है, कई के पास यहाँ वोटर आईडी नहीं है, तो वो लोग यहाँ के लिए समस्या ना बने। तो बीजेपी का यह कहना है कि ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है और मुख्यमंत्री का कहना है कि मैं सिर्फ इलेक्शन के लिए सब नहीं कर रहा हूं, ये हमारा एजेंडा है और उत्तराखंड को बचाना, उत्तराखंड की धरोहर को बचाना, यहाँ को उत्तराखंड को अपराध मुक्त रखना और उत्तराखंडियत को बरकरार रखना, ये उनके एजेंडे पर है। बहुत शुक्रिया दीपंकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल के बीच वहां के प्रभारी और पूर्व सीएम उत्तराखंड लौट आए हैं। उत्तराखंड में गांधी जयंती के मौके पर वो 2 दिन गांव में ही रहेंगे। तय प्रोग्राम के मुताबिक हरीश रावत कोटद्वार के सिगड्डी में रहेंगे। हरीश रावत का यह कहना है कि अब वो लगातार उत्तराखंड में दिखेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के सब नेता चाहते हैं कि वो यहाँ पर रहें। वहीं जो बीजेपी उन्हें पंजाब में फंसाकर और देखकर खुश है, उससे 2022 में कुछ नहीं होने वाला है। वहीं हरीश रावत आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश रावत 2 अक्टूबर को कांग्रेस के प्रोग्राम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर नैनीताल से, जहां पर 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने फिर से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। सरकार ने यात्रियों की संख्या बढ़ाने की परमिशन मांगी है। इस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। सोमवार से पहले आज भी इस पर सुनवाई की उम्मीद है। हाई कोर्ट ने पिछले दिनों 4 धाम यात्रा से रोक हटा दी थी, लेकिन यात्रियों की संख्या को सीमित रखने का आदेश दिया था, जिसके बाद से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है और इसी के तहत राज्य सरकार की तरफ से एप्लीकेशन दी गई। एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर आज से ऑफलाइन मोड में कॉलेज और विश्वविद्यालय की शुरुआत हो रही है। छात्रों को डबल डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही ऑफलाइन कॉलेज चल पाएंगे, लिहाजा ये तय किया गया है कि जो छात्र कॉलेज आएंगे, विश्वविद्यालय में आएंगे, उनको कोविड की डबल डोज लगवा देने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसके बाद ही उनको कॉलेज के भीतर या विश्वविद्यालय के भीतर प्रवेश दिया। एक और बड़ी खबर देहरादून से, आज से सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे स्कूल। हरिद्वार में 16 अक्टूबर से समय बदल जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज से उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को लेकर नया समय निर्धारित किया गया है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे, जबकि हरिद्वार में 16 अक्टूबर के बाद समय बदलेगा। देहरादून से एक और खबर है, जहां पर एक समान पेंशन देने, सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग को लेकर राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारियों में शामिल कुछ लोग देहरादून के शहीद परिसर स्थित भवन की छत पर चढ़ गए, तो एक महिला आंदोलनकारी पेड़ पर चढ़ गई। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों को दी जाने वाली 3100 रुपए पेंशन में जो आश्रित शब्द जोड़ा, उसमें केवल पति पत्नी शामिल हैं, जबकि आंदोलनकारी की मृत्यु के बाद आश्रित में बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच की प्रदेश सचिव श्रीमती बीरा भंडारी हूँ और हमारे 13 जनपदों से लोग यहाँ पे आए हुए थे। हमने शासन और प्रशासन को पहले ही एलिमेटम दे चुके थे कि 1 या 2 तारीख को हमारी आर पार की लड़ाई होगी। 30 तारीख को सभी लोग आ गए थे। हमारे 5 लोग हमारे यहाँ छत पे चढ़े हुए, एक लेडीज हमारी यहाँ पेड़ों में चढ़ी हुई थी। आज हमारी कौन सी मजबूरी बनी हुई है कि जो सरकार हम लोगों को इस तरीके से देखना चाहती है। हम इस राज्य टनकपुर टू चंपावत हाईवे किनारे बरसात के दिनों में आया मलबा कई जगहों से अभी तक हटाया नहीं जा सका है। टनकपुर से घाट तक ऐसी 30 जगह हैं जहां पर पहाड़ी से बड़े बोल्डर के साथ मलबा अभी तक सड़क पर पड़ा हुआ है। वहीं सड़क से सफर करने वाले लोग इसे खतरनाक बता रहे हैं, जबकि नेशनल हाईवे अधिकारियों का कहना है कि बारिश के चलते कई जगहों पर पहाड़ी से
बार बार मलबा नीचे गिर रहा है, पहाड़ी ऊपर से कमजोर हो गई है। ऐसे में सड़क किनारे पड़े बोल्डर और मलबा हटाने में समय लग रहा है। गया है, अक्टूबर का महीना आ चुका है, उसके बावजूद भी बरसात में जो मलबा गिरा है उसको जहाँ जहाँ पत्थर गिरे हैं, मलबा गिरा है, उसको अभी तक हटाने की जद्दोजहद नहीं की गई है, जबकि खतरा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा पत्थरों की शूटिंग है, उसमें हमारे पिछले साल एक AE भी घायल हो गए थे, तो इन स्थानों पर काम करने में दिक्कत आ रही है पत्थर शूटिंग के कारण, इसलिए उसमें देर हो रहा है। और बहुत हैवी बोल्डर्स आ रहे हैं जिनको हमारे एक्सकेवेटर भी बड़ी मुश्किल से हटा पा रहे हैं, तो उन्हें तोड़ना पड़ रहा है, जिसके कारण ज़्यादा टाइम लगा। और अब खबर कोटद्वार से, जहां पर लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर को 100 साल पूरे होने के मौके पर सेंटर में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। आज ही के दिन साल 1921 में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की बटालियन लैंसडाउन पहुंची थी और सेंटर मुख्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं 1 अक्टूबर को सेंटर को 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लैंसडाउन हेडक्वार्टर को भव्य रूप से सजाया गया है और साथ ही सेंटर में जश्न मनाया जा रहा है। ये सेलिब्रेशन जो है ये हमारी रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन में सन 1921 में स्थापित हुआ था, तो 1 अक्टूबर उसकी स्थापना दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हमारे 100 साल पूरे हो रहे हैं लैंसडाउन में, तो ये इसका महत्व है, तो उसको हम मना रहे हैं अपने सेंटेनरी के तौर पर। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर को आज 100 साल पूरे हो चुके हैं। आज के दिन 100 साल पहले यहाँ पर गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर को स्थापित किया गया था और उसी का आज जश्न पूरे हेडक्वार्टर में मनाया जा रहा है। लाइटिंग पूरे गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर में की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइटों से सजाया गया है हेडक्वार्टर्स को, और उसी दिनों की याद करते हुए जिस तरीके से जो गढ़वाल राइफल्स के जो पूर्वज थे वो अल्मोड़ा से लैंसडाउन पहुंचे थे इस जगह को ढूंढने के लिए, उसी तरीके से 13 सितंबर को अल्मोड़ा से सैनिक निकले हैं और वो आज लैंसडाउन पहुंचे हैं, तो वो याद भी ताजा की गई है। इसके अलावा जो समारोह है वो भी भव्य तरीके से लैंसडाउन हेडक्वार्टर में मनाया जा रहा है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, लैंसडाउन। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।